चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर के अंदर जो है, जो प्रॉफिट है, लॉस है, ठीक है ना, और परसेंटेज गेन है, परसेंटेज लॉस है। इसके अलावा कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, ठीक है। और तुमने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। इन पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है फॉर्मूलाज लिख लेते हैं कुछ, और फिर वन बाय वन जो है क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या है, द प्राइस at which an article is purchased. Next, selling price, the price at which an article is sold. Next, market price, the price put on the article by the seller or manufacturer. नेक्स्ट है प्रॉफिट या गेन, if sale price is greater than cost price, then the seller is said to have then the seller is said to have profit or gain. Next, loss, if cost price is greater than if cost price is greater than selling price या sale price, then the seller is said to have then the seller is said to have a loss, ठीक है। तो जिस प्राइस पे कोई भी आर्टिकल परचेज करेंगे उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, और जिस प्राइस पे कोई भी आर्टिकल जो है सोल्ड आउट करेंगे उसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक है। और कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो आर्टिकल के ऊपर जो प्राइस को लिखेगा वो उसकी क्या होगी, मार्केट प्राइस। इसके अलावा प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगी, ज्यादा होगी या बड़ी होगी, तब जो सेलर है उसको क्या होगा, प्रॉफिट।
और लॉस कब होगा, जब जो सेल प्राइस है अपनी वो क्या है, कॉस्ट प्राइस से क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन है, आप कुछ फॉर्मूलाज है वो लिख लेते हैं। ये लिख लिया सभी ने, आगे देखो। प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, गेन बटे सीपी इनटू 100। लॉस परसेंटेज सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इनटू 100, या लॉस बटे सीपी इनटू 100। हमेशा जो लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज निकालोगे वो किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकलेगा। मतलब डिवाइड किसका करना है, हमेशा सीपी का करना है, चाहे परसेंटेज गेन निकाल रहे हो या परसेंटेज लॉस निकाल रहे हो। ठीक है, आगे देखो। इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट एसपी इज इक्वल टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। इन केस ऑफ लॉस SP equal to 100% minus loss percent of CP। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला भी याद रखना। प्रॉफिट के केस में SP इक्वल टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP, और लॉस के केस में SP इक्वल टू 100% माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपसे समझेंगे क्या है। देखो, श्रीराम गौड़ 12 kg of sugar, 12 kg of sugar at the rate of 850, at the rate of rupees 15 per kg, and 20 kg of sugar at the rate of rupees 70 per kg. He mixed the two varieties. He mixed the two varieties and sold the mixture and sold the mixture
at the rate of 20, at the rate of rupees 20 per kg. What was his total gain? What was his total gain by doing so? By doing so. Option है option A, less than 25% gain, less than 25% loss, greater than 25% gain, no loss, no gain. बताओ क्या आएगा? ये बोल रहा है कि श्रीराम ने एक तो 12 केजी जो है शुगर खरीदी है, किस रेट पे? 15 पर केजी के हिसाब से, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 20 केजी शुगर और खरीदी है, किस रेट पे? 70 रुपए पर केजी के रेट से, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि जो दोनों जो शुगर थी 20 केजी और 12 केजी, उनको आपस में मिक्स कर दिया, और जो मिक्स करने के बाद जो शुगर थी उसको किस रेट से बेचा है? 20 रुपीज पर केजी के रेट से बेचा है मिक्सचर। आगे के क्वेश्चन सोचो। सबसे पहले एक चीनी थी, कितने किलो चीनी थी? 15 किलो चीनी, और उसकी सॉरी 12 किलो, उसकी रेट क्या है? 15 रुपए पर केजी है। और दूसरी जो शुगर है वो कितनी है? 20 किलो है, उसकी रेट दे रखी है 70 रुपए पर केजी। इन दोनों शुगर को मिक्स कर दिया आपस में, और जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को किस रेट पे बेचा है? 20 रुपए पर केजी के रेट से बेचा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इस तरह से जो ये जितना भी जो है जिसने सबसे पहले खरीदा और फिर बेचा, तो इसमें इसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ? बी, ए ऑप्शन। सबसे पहले तो इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी वो निकालो, फिर क्या निकालोगे? इसकी सेलिंग प्राइस। फिर ये देखोगे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस ज्यादा है। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तब तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बोल रहा है कि 12 केजी जो शुगर है वो 15 के हिसाब से खरीदी है, तो कॉस्ट प्राइस 1 लिख लेता हूँ उसको। ये कितना आएगा? 12 इंटू 15, ठीक है। यहाँ से अपने पास आ जाएगी। और इस तरह से कॉस्ट प्राइस 2 करोगे तो ये कितना आएगा? 20 केजी शुगर है और किस रेट से खरीदी है? 17 से, तो ये 340, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 180, ठीक है ना। ये तो जो फर्स्ट शुगर खरीदी थी उसकी तो कितनी वैल्यू आ रही है? 180 रुपए। और दूसरे टाइप की जो शुगर है उसकी कितनी आ रही है? 340। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों को जोड़ दोगे, 0,520 रुपीज, यही आएगी ना। कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? 520। फिर इसी तरह से सेलिंग प्राइस देखोगे। सेलिंग प्राइस में क्या बोल रहा है कि 20 पर केजी के हिसाब से सेल किया है, और टोटल कितनी शुगर है मिक्सचर में? 12 केजी तो ये रही और 20 केजी ये रही, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 32, ठीक है ना। तो 32 केजी शुगर किस रेट से? 20 के रेट से, कितना आएगा अपने पास? 046, 640 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस आ रही है 640, और कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है? 520 आ रही है। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, 640 माइनस
520 डिवाइडेड बाई 520 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लो। ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 23% आएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। तो 23% आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऑप्शन ए में ये बोल रहा है ना, गेन जो है वो 25% से कम है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 23% आएगा। तो गेन क्या है अपने पास, 25% से कम आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन देता है, अगर परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालोगे, कॉस्ट प्राइस निकालोगे, फिर चेक करोगे कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण had a power bank. Varun had a power bank. What rupees? What rupees 1,000? He sells it to Laksh. He sells it to Laksh at a 10% profit. At a 10% profit based on the worth of the power bank. Laksh sells the power bank. Laksh sells the power bank back to Varun at a back to Varun at a 10% loss. Then in the total transaction, Varun makes no profit, no loss. No profit, no loss. Option B. Rupees 110 profit. Option C. 120 profit. Option D. 110 loss. सेकंड, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने तुम्हें टेस्ट पेपर में भी दिया था, ठीक है। उसमें भी ऐसा ही था कि एक बार प्रॉफिट पे बेचा है, फिर रिटर्न उसको वापस कर दिया लॉस पे। तो सिंपल सा है इसमें, देखो सबसे पहले जो है 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 10% प्रॉफिट पे बेचेगा, इसका मतलब जो 1000 की कोई भी आर्टिकल है उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा है। कहने का मतलब कितने में बेचा होगा, 1100 में बेचा होगा, ठीक है ना। 10% प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब 1000 रुपए की जो आर्टिकल है उसको कितने में बेचा होगा, उसने 1100 में बेचा होगा, तभी तो 10% प्रॉफिट है उसका, ठीक है। तो यहाँ से चेक करो, 1000 रुपए की चीज को उसने 1100 में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट निकल के आया उसका, 100 रुपीज निकल के आया ना, 100 रुपीज का। फिर वापस क्या किया,
कि जो लक्ष्य को बेचा था, लक्ष्य ने वापस क्या किया, वरुण को बेच दिया पावर बैंक, लेकिन उसने कैसे बेचा है, 10% लॉस पे बेचा है वापस। तो इसका वापस 10% लॉस लेके और इसने वापस वरुण को दे दिया। तो 1100 रुपए का क्या निकालोगे, 10% निकालोगे। 1100 का 10% करोगे, है ना, कितना आएगा अपने पास, 110 आ जाएगा। मतलब 110 रुपए लॉस लेके उसने वापस रिटर्न कर दिया वरुण को। 110 रुपए लॉस लेके वापस किया है, तो वापस वरुण को कितने में मिलेगा, 110 में से क्या माइनस कर दोगे, 099, ठीक है ना। इसका मतलब वापस वरुण को वो पावर बैंक कितने में मिल गया, 990 में मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसके पास कितना प्रॉफिट और हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट और हो गया ना। 1000 तो थे उसके पास पहले से, लेकिन 990 में वही चीज इसको मिल गई फिर से, तो 10 रुपए का प्रॉफिट यहाँ भी हो गया। तो 10 रुपए का प्रॉफिट यहाँ से हुआ, 100 रुपए का प्रॉफिट पहले हो गया था, तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 110 रुपए का, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 110 रुपए, ठीक है। अब कई बार क्या है कि वो परसेंटेज, जैसे कल मैंने क्वेश्चन दिया था पेपर के अंदर, तो वहां मैंने बताया था कि ऑप्शन को देख के करोगे। कई बार क्या क्या होता है कि ये वाला जो प्रॉफिट है ना स्टार्टिंग वाला, इसको लेता नहीं है, ऑप्शन ऐसे देता है कि उसके जो आंसर है वो इस तरह से होते हैं कि ये वाला प्रॉफिट वो काउंट नहीं करता कई बार, ठीक है। तो चेक करेंगे अपन ऑप्शन किस तरह से दे रखे हैं। इस तरह से दे रखे हैं कि दोनों प्रॉफिट काउंट कर रखे हैं, तो उस तरह से कैलकुलेट करना है। लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, मान लो दोनों ही ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं कि केवल इस वाले प्रॉफिट से निकाल रहा हूँ तब भी आंसर मैच कर रहा है कोई ऑप्शन, और दोनों प्रॉफिट को लेके कैलकुलेशन कर रहा हूँ तब भी कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सकती है ऐसी कंडीशन की, तब तुम्हें प्रायोरिटी किसको देनी है, दोनों प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे ये वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद में जो ऑप्शन आ रहा है ना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये चेक करना है कि ऑप्शन किस तरह से दे रखे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर सिंपल इंटरेस्ट। The MRP of a tablet, the MRP of a tablet is rupees 1000 if successive discounts of 20% and 10% of 20% and 10% be allowed, then at what price, then at what price does a customer buy it, does a customer buy it, option B 6600, option C 7000, option D 7200। ये बोल रहा है कि कोई टैबलेट है उसके ऊपर एमआरपी 10,000 रुपए है और उस टैबलेट में दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं, 20% का और 10% का। तो कस्टमर को कितने रुपए देने पड़ेंगे, मतलब डी ऑप्शन सिंपल सा है। 10,000 रुपए उसकी एमआरपी है और पहला जो प्रॉफिट है, पहला जो डिस्काउंट है वो 20% है और दूसरा डिस्काउंट कितना है, 10%, ठीक है। तो अगर उसको 20% का पहला डिस्काउंट मिल गया एमआरपी पे, इसका मतलब उसको पे कितने करने पड़ेंगे, 80% करने पड़ेंगे ना। तो इसका मतलब 80% किसका करना पड़ेगा, एमआरपी का, यानी 10,000 का कितना पे करना पड़ेगा उसे,
80% पे करना पड़ेगा। फिर यहीं पे बात खत्म हुई, उसके बाद बोल रहा है एक और डिस्काउंट मिल रहा है उसको इस प्राइस के ऊपर और एक और डिस्काउंट इस प्राइस के ऊपर मिलेगा। ठीक है ना, कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 10% का और मिल रहा है इसके अलावा। तो 10% का और मिल रहा है, बताओ उसको और कितने पे करने पड़ेंगे? 90% पे करना पड़ेगा। किसका 90%? इस वाले अमाउंट का 90%। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और किससे करोगे? 90/100। अब जो अमाउंट आएगी अपने पास इसको कैलकुलेट करने के बाद वो अमाउंट जो है वो कस्टमर को देना पड़ेगा टैबलेट में। सिंपली कहने का मतलब ये है, जितने टाइम्स डिस्काउंट मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे। जैसे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 80/100 से। फिर दूसरा डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10% का, तो मल्टीप्लाई आगे किससे करोगे? 90/100 से। फिर सपोज आगे एक और डिस्काउंट दे देता 30% का और इसी के साथ, तो फिर आगे किससे मल्टीप्लाई कर देते? 70/100 से और कर देते। ठीक है ना, तो लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो कस्टमर को देना पड़ता है MRP। ठीक है, तो इस तरह से अगर सक्सेसिव प्रॉफिट और सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है तो इस तरह से करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/R/T डिवाइडेड बाय 100, वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, R इज रेट परसेंटेज, रेट परसेंटेज, T is time period। ठीक है, also A is equal to P plus I, where A is the total amount, A is the total amount occurred at the end of the period, end of the period। ठीक है, ये सिंपल सा है, जैसे कोई भी अमाउंट दे रखा है, पी की वैल्यू दे दी तुम्हें इनिशियली 10,000, 10,000 रुपए। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी रेट कितनी है? 10% रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो पूछेगा 5 सालों के बाद जो उसका कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करोगे? इंटरेस्ट निकालने के लिए 10,000 और जो भी रेट परसेंटेज दे रखी है, जैसे 10% दे रखी है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। कितने टाइम के लिए है? अगर 5 ईयर्स बोला है तो वो टाइम लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे करोगे? 100 से। ठीक है, तो 5 सालों के बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा वो अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसी तरह से एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। उससे पहले एक क्वेश्चन लिख लो। लिखो, a sum of rupees 2455 lent at
simple interest at 10% per annum will become double in option A 8 year, 8.5 year, 9 year और 10 year। ये बोल रहा है कि इनिशियली जो अमाउंट है 2455 है ना, उसको 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे कितने टाइम के लिए लगाएं कि जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। ये बोल रहा है कि जो 2455 दे रखा है पी की वैल्यू, इनिशियल अमाउंट, इसको 10% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे कितने सालों के लिए अपन लगाएं कि जो अमाउंट है वो कितना मिल जाए, डबल मिले। अमाउंट डबल मिलने का मतलब क्या है, जितनी इनिशियल वैल्यू है उतना ही उनको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना उससे, तभी तो डबल हो जाएगा। इसका मतलब जो पी की वैल्यू दे रखी है वो एक्चुअली में क्या, सिंपल इंटरेस्ट भी वही है। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल ही होगा। 2455 इक्वल टू 2455 मल्टीप्लाइड बाई रेट इसने दे रखी 10, टाइम को निकालना है, डिवाइड किससे करोगे, 100 से। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, टी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, कितनी आएगी, 10 ही आता है। ठीक है, अच्छा इसी में अगर डबल की जगह ट्रिपल हो जाए तो बिकम ट्रिपल, तब कितने ईयर आएंगे वो बताओ। सेम क्वेश्चन है, डबल की जगह ट्रिपल करता है, ट्रिपल 20, तो यहाँ पे कर लोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा फिर, ठीक है ना, तो 20 हो जाएगा। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस की। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक है लेकिन फिर भी लिख लो। इफ P and R are given and we are asked to find and we are asked to find in which the principal gets double, find the time period, to find the time period in which the principal gets double, in which the principal gets double is 100 divided by R। मतलब तुम्हें पी दे रखा है और रेट दे रखी है और बोले कि कितने टाइम में ये अमाउंट डबल हो जाएगा, ठीक है ना, वो टाइम पीरियड बताओ। सिंपली क्या करना है तुम्हें, 100 बाई आर कर दो। जैसे अभी एक क्वेश्चन दिया था मैंने, उसमें क्या करोगे, 100 बाई रेट कितनी दे रखी थी, 10%, तो 100 बाई क्या कर दोगे, 10, तो 10 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर डबल की जगह क्या बोलता है, ट्रिपल, तब क्या करोगे, 200 बाई आर।
अगर डबल की जगह अमाउंट को क्या बोलते हैं, ट्रिपल हो जाए, तब 100/r की जगह क्या करोगे, 200/r। तो लिख लोगे इसी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लेना सेकंड में, if P and R given and we are asked to find the time period in which the principal gets tripled, ठीक है, और उसमें लिख लेना 200/r, 200/r, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक डिफरेंस क्या है पता है तुम्हें इसमें? प्रिंसिपल, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, इसमें तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे तो इनिशियली अगर तुमने 10,000 रुपये लगाया है, ठीक है, और 1 साल के बाद में तुम्हें मान लो 1,000 रुपये ब्याज मिल रहा है उसके, ठीक है ना, तो 11,000 हो गया। अब जो अगले साल पे जो तुम्हें ब्याज मिलेगा ना, वो ओनली 10,000 पे मिलेगा, उसे 1,000 पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इनिशियली जो अमाउंट लगा रहे हो उस पर ब्याज मिलता हुआ जाएगा आगे के साल, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है, 10,000 रुपये लगाए तुमने, 1 साल के बाद वो 11,000 हो गए, अगला जो ब्याज मिलेगा ना तुम्हें, वो 11,000 पे मिलेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट है वो टोटल अमाउंट पे मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो इनिशियल अमाउंट लगाओगे उसी पे इंटरेस्ट। तो इसका भी फॉर्मूला लिख लो एक बार, A is equal to B1 plus R/100 power n, where P प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल का मतलब जो स्टार्टिंग में अमाउंट लगा है, R is rate percentage, n is time period, n is time period, ठीक है। And A is sum of the principal and the interest, sum of the principal and interest, ठीक है। ये जो भी फॉर्मूला लिखा है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है, ये लिखा है ना कि A इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस जो इनिशियल अमाउंट तुमने लगाया था P, उसका एडिशन है ये। अब तुम्हें अगर इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करोगे, इसमें से माइनस P कर दो, तो टोटल अमाउंट मिला, अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट है उसका टोटल है ये कैपिटल। अब तुम्हें केवल इंटरेस्ट चाहिए इसमें से, P को घटा दो इसमें से, तो क्या आएगा, A माइनस P इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n। अब ये जो आएगा ना तुम्हारे पास, ये क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में नहीं आई क्या? ये जो कैपिटल ए लिखा है ना मैंने, ये कैपिटल ए क्या है, इनिशियल जो तुमने अमाउंट लगाया था टी, और उसमें जितना भी तुम्हें इंटरेस्ट मिला है, उन दोनों का टोटल है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे केवल इंटरेस्ट इंटरेस्ट चाहिए, तो टोटल जो अमाउंट उसमें से पी को निकाल दो, इंटरेस्ट मिल जाएगा ना, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी, माइनस हो रहा है माइनस पी। देखो इक्वेशन,
इज सम ऑफ मनी, इज सम ऑफ मनी lend at compound interest becomes rupees 1254 in 2 years and rupees 1405 in 3 years. Find the rate of interest. Find the rate of interest. Options 5%, 10%, 12, 15. ये बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई मनी है वो 2 साल में तो कितना हो जाती है 1254 और 3 साल में कितना हो जाती है 1405 हो जाती है। अब हो जाती है इसका मतलब क्या दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है क्या, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रखा बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का टोटल दे रखा है। ये जो दे रखा है ना 2 सालों में 1254 हो जाते हैं, 3 सालों में 1405 हो जाते हैं, तो ये इसलिए क्या दे रखा है इंटरेस्ट को मिला के दे रखा है, कैपिटल ही दे रखा है। ठीक है, तो तुम्हें ये पूछ रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, आर की वैल्यू कितनी है। प्रिंसिपल अमाउंट सेम है दोनों का, सेम प्रिंसिपल अमाउंट को 2 साल और 3 सालों के लिए लगाया है। तो 2 सालों में तो 1254 मिलता है, 3 सालों में 1405 मिलता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। 12% आएगा। ठीक है, दो इक्वेशन बना लोगे, एक बार तो इसके लिए करोगे जो 2 years के लिए, एक बार 3 years के लिए, दोनों से स्मॉल सॉरी कैपिटल आर की वैल्यू। देखो फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे 1254, ये कैपिटल ही दे रखा है, इक्वल टू क्या बताया था P 1 प्लस R बाई 100 पावर n था टाइम पीरियड। पहला जो अमाउंट है वो कितने टाइम पीरियड में है 2 years में, तो पावर 2 लगा हुआ है। इसी तरह से सेकंड में क्या है 1405, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का सेम रहेगा, सेम प्रिंसिपल अमाउंट है 1 प्लस R बाई 100 और इस पे पावर कितनी लिखोगे 3। ठीक है, अब डिवाइड कर दो किसमें 2 डिवाइडेड 1 कर दो तो कितना आएगा 1405 1254 इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी 1 प्लस R बाई 100, पावर कितनी मिलेगी 1 मिल जाएगी ना, सेकंड में 1 का भाग लगाओगे तो पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर मिलेगी। अब कैलकुलेट कर लोगे आसानी से ना, R बाई 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास -1 करोगे इधर तो R की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कितनी आएगी 12% आएगी। ठीक है, यहाँ से R कैलकुलेट कर लोगे, पूछा है तुमसे क्वेश्चन में, आ गया 12%।
ये आएगा ना, चेक कर लेना एक बार 12% क्या है। ये बताओ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। सेल्स पर्सन ए sells an object at a price rupees 5 less than the market price, MP, receiving a commission of commission of 5% on the selling price, 5% on the selling price. The same object is sold by person B. The same object is sold by person B at a price rupees 15 less than the market price, receiving a commission of 50%, receiving a commission of 15% on the selling price. If both A and B receive the same amount, if both A and B receive the same amount in commission, then what is market price of object? Then what is market price of object? बताओ 20 ये बोल रहा है कि सेल्स पर्सन जो ए है वो कोई ऑब्जेक्ट को सेल करता है, कितनी प्राइस पे सेल करता है? मार्केट प्राइस से 5 रुपए कम जो प्राइस है उसमें सेल करता है, और ऐसा करने से उसको कमीशन कितना मिलता है? 5%। ठीक है, ऐसा करने से कमीशन कितना मिलता है उसको? 5% का कमीशन मिलता है सेल प्राइस। और सेम ऑब्जेक्ट कोई पर्सन बी सेल करता है, वो जो है मार्केट प्राइस से 15 रुपए कम पे सेल करता है, और ऐसा करने से उसको कितना कमीशन मिलता है? 15%। ये बोल रहा है कि दोनों का जो कमीशन है ना सेम है, दोनों को जो कमीशन मिल रहा है सेलिंग प्राइस पे वो क्या है? बराबर है। तो इस कंडीशन में जो मार्केट प्राइस है ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? क्या आएगा? 20 आएगा, 40 आएगा? देखो ये बोल रहा है कि
ऑब्जेक्ट बेच रहा है तो मैं मान लेता हूँ जो मार्क प्राइस है ऑब्जेक्ट की जो मार्क प्राइस है वो मैंने मान लिया एक्स है, ठीक है। अभी जो सेल्स पर्सन ए है वो ऑब्जेक्ट को जो है 5 रुपए कम में बेच रहा है, किससे? मार्केट प्राइस से या मार्केट प्राइस से जो है 5 रुपए कम में बेच रहा है। तो बेच कितने में रहा है वो? उसकी सेलिंग प्राइस क्या है ए वाले की? एक्स माइनस 5 है। भाई एक्स क्या है? मार्क प्राइस है। और वो मार्क प्राइस पे नहीं बेच रहा बल्कि किस पे बेच रहा है वो? मार्केट प्राइस से 5 रुपए कम प्राइस पे बेच रहा है। तो जो सेल्स पर्सन ए है उसकी सेलिंग प्राइस वो कितनी जाएगी? एक्स माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इस सेलिंग प्राइस पे उसको जो है 5% का कमीशन मिलता है, ठीक है। तो किस पे मिल रहा है 5% कमीशन? इस वाले अमाउंट पे मिल रहा है 5% का कमीशन। तो इसका कमीशन कैसे निकालोगे? x माइनस 5 इंटू 5%, ठीक है। फिर सिमिलरली इधर भी मार्क प्राइस तो x ही रहेगी, लेकिन जो सेलिंग प्राइस होगी b की वो कितनी हो जाएगी बताओ? वो क्या कर रहा है? b जो है वो उसी ऑब्जेक्ट को जो है सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से 15 रुपए कम में बेच रहा है। लिख रखा है ना इसमें, देखो, सेम ऑब्जेक्ट इज सेल बाय पर्सन बी एट ए प्राइस ₹15 लेस देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जो बी की जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी बताओ? एक्स माइनस 15 नहीं होगी क्या? एक्स माइनस 15 हो जाएगी ना। अरे जैसे इसकी 5 रुपए कम थी, इसी तरह सिमिलरली बी की कितनी है? एक्स माइनस 15 है। अब उसको एक्स माइनस 15 यानी जो सेलिंग प्राइस उसको कितना कमीशन मिल रहा है सेलिंग प्राइस पे? कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है? देखो ना क्वेश्चन में दे रखा है 15% का कमीशन मिल रहा है। तो 15% का कमीशन मिल रहा है मतलब x माइनस 15 इंटू 15%, इसका 15% मिल रहा है उसको कमीशन। और लास्ट में ये भी बोल रहा है कि जो ए का और बी का जो कमीशन है ना वो क्या है? आपस में बराबर है। लिखा है इसने इफ बोथ ए एंड बी रिसीव द सेम अमाउंट इन कमीशन, तो सेम अमाउंट है कमीशन का, तो ये नहीं लिख सकते क्या फिर? x माइनस 5 इंटू 5% इज इक्वल टू x माइनस 15 इंटू 15%। दोनों का कमीशन था आपस में क्या करती है? बराबर, जैसा क्वेश्चन में लिख रखा है। तो फिर बताओ मार्क प्राइस निकालनी मतलब x की वैल्यू निकालनी, निकाल लो ऐसा नहीं, ठीक है। तो x माइनस 5 इंटू 5/100 इज इक्वल टू x माइनस 15 इंटू 15/100। 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 3 आएगा, कैलकुलेट कर लेना x को, 20 आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में।